नमस्कार। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ हमारे साथ आपके बीच में इस जनपद के जिला अध्यक्ष नेतृत्वकर्ता देवनाथ जी, आपके सीएबी इंटर कॉलेज में बगल में, साथ में जनपद के जिले के संरक्षक लालमणि यादव जी, आपके बगल में इंटर कॉलेज हिम्मतगंज में आप साथ में चल रहा है लक्ष्मी नारायण सिंह जी, ये हमारे मंडलीय मंत्री हैं, सिंगेज इंटर कॉलेज हटवा में आप वहाँ पर हैं। और मैं भी आप ही के जनपद में 2005 से नौकरी कर रहा हूँ। बीच में 4-5 साल के लिए आजमगढ़ चला गया था प्रधानाचार्य के पद पर, पुनः वहाँ से ट्रांसफर हो के आजकल महर्षि इंटर कॉलेज हड़िया, कभी इधर जाना हो बनारस रोड पर महर्षि इंटर कॉलेज हड़िया है, वहीं पर वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। और आप सबकी दुआओं से इस जनपद का हमको लगता है कि सबसे बड़ा विद्यालय है। गोपाल इंटर कॉलेज पुराव एक विद्यालय है जहाँ पर लगभग 4000 बच्चे हैं इस समय, और हमारे यहाँ भी 3487 बच्चे पिछले साल थे। एडेड विद्यालय है, जबकि अगल बगल एडेड ही 400 मीटर की दूरी पर 3 विद्यालय है, जो तीन भी बहुत है। फिर भी वहाँ के अध्यापकों के सहयोग से, सभी के सहयोग से विद्यालय बढ़िया चल रहा है। तो आज आपके बीच में आना तो कई बार हुआ। इससे पहले एक्टिवा पेंशन बचाओ मंच के बैनर तले अभी मैडम दीपाली मैडम कह रहे थे कि टोपी एक बार बांटे थे। सही बात है कि एक्टिवा पेंशन बचाओ मंच संगठन में हम लोग भी रहे, ऐसा नहीं संगठन से बाहर। और हमारा अपना मानना है कि संगठन को जिंदा रखना चाहिए, अगर जिंदा ही नहीं मजबूत रखना चाहिए। अगर संगठन मजबूत रहेगा तभी हमारी नौकरी भी सुरक्षित है। ये आप जान लें। आज जो हमको कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज जो मुझको मोटा वेतन 1.5 लाख रुपये मिलता है, आप जो 1 लाख रुपये मिल रहा है, वो संगठन की ही दे रहे। अगर संगठन ना होता तो शायद आज हम पता नहीं कहाँ होते। आप चले जाइएगा मध्य प्रदेश में, आज भी जहाँ हमको आपको इतना वेतन मिलता है हमारे आपके ही ग्रेड पर, वहाँ पर 35,000 40,000 में नौकरी करने के लिए लोग मजबूर हैं, क्योंकि वहाँ संगठन मजबूत नहीं है। अपने यहाँ क्या था, क्योंकि यहाँ पर विधान परिषद है, मजबूती का कारण है। उसका कारण यही था कि विधान परिषद पूरे देश में हमारी समझ से 5 राज्य में, जिसमें से एक राज्य उत्तर प्रदेश भी है। और हमको ये सौभाग्य मिला है उत्तर प्रदेश में कि यहाँ पर शिक्षक विधायक भी बाकायदे कोटा मिल रहा है कि 8 शिक्षक विधायक आपकी आवाज़ को उठाने के लिए सरकार से तय किए, इसलिए मजबूत है यहाँ। लेकिन मजबूत आज क्यों नहीं है? संगठन तो है, आज क्यों मजबूत नहीं है? कहीं कहीं हम सबको एहसास होता होगा, जहाँ जाते हैं लोग कहते हैं अरे पहले आप लोग इकट्ठा होइए, जो है इतने संगठन हो गए हैं, इस तरीके की बातें आती हैं उनके मन में। ये उनको लगता है कि हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा। सही बात नहीं सुना जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो भी एक संगठन था, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ। एक समय था कि 178 रुपये वेतन मिलता था। मैनेजर बताते थे, पुराने लोग जहाँ पे मंगल में बैठ किए थे, वो लोग बताते थे कि 178 रुपये 68 रुपये नौकरी के हिसाब से वेतन था सभी का। मैनेजर झोले में पैसा लेके आता था, 50 रुपये की नोट निकालता था, साइन कराता था 178 पर, देता था 50 रुपये। लोगों ने संघर्ष किया, इसी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने संघर्ष किया और हमको वेतन वितरण अधिनियम लागू हुआ और सरकार से वेतन तो नहीं हमको मिलता है, हमको ग्रांट मिलने शुरू हो गई। आज भी वेतन नहीं मिलता है, इस गफलत में न रहिएगा कि हमको वेतन मिलता है। सरकार आपको त्रैमासिक अनुदान देती है, और अनुदान का मतलब यह है कि हमारी कृपा पर है। अनुदान हम जिस दिन कहेंगे कि भाई हमारे पास अब पैसे नहीं है तो हम कहाँ से दें? ठीक है, हमारा आपका कॉन्ट्रैक्ट था, अब हमारे पास पैसे नहीं है, नहीं देंगे। सरकार कह देगी कि हम दिवालिया हो गए, हमारे पास बजट नहीं देने के लिए, अनुदान देने के लिए।
के लिए बिल्कुल कोई हिला डुला नहीं चाहता है, लेकिन इस गफलत में मित्रों न रहिएगा, क्योंकि हम सबको नौकरी, जितने यहाँ पर साथ में बैठे हैं, किसी की नौकरी 15 साल 20 साल से कम नहीं है, लगभग मान लीजिए काम लोग छोड़ दीजिए। मैं भी 2042 में रिटायर हूँ, इसलिए अगर लंबी सेवा करनी है तो इस बात को समझना पड़ेगा। संगठन कैसे मजबूत होगा? आइए कैसे करते थे, संघर्ष हुआ। और संघर्ष क्या हुआ? संघर्ष इसलिए हुआ कि उस समय जो भी नेतृत्व करता थे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के, सब उसी पीड़ा से पीड़ित थे। सबको, हर विद्यालय में वही स्थिति थी, वो भी उसी पीड़ा से पीड़ित थे। इसलिए उन्होंने संघर्ष किया, वेतन वितरण अधिनियम लागू हुआ। और उसके बाद जब वेतन वितरण अधिनियम कैसे लागू हो गया, हमको अनुदान मिलने लगा। फिर उसके बाद पेंशन की बात आई। बताते थे विद्यालय के लोग, आपके यहाँ भी जो सीनियर होंगे पूछिएगा, बताते थे कि पेंशन के लिए भी आज तो हमको ट्रेजरी से पेंशन मिलती है ना जो रिटायर हो, लेकिन उस समय पेंशन के लिए भी उसी विद्यालय में सेवानिवृत्त होने के बाद आना पड़ता था और बाबू के आगे हाथ जोड़ के बैठना पड़ता था कि बाबूजी हमारा पेंशन दे दीजिए, जो ऐसा लोग बताते थे। फिर संघर्ष किया उन्होंने पेंशन के लिए, तो पेंशन ट्रेजरी से आदेश हो गया। हम ये बात कहानी इसलिए बता रहे हैं कि इस कहानी के पीछे मूल बात यही है, क्योंकि हमारा इतना ही उद्देश्य था कि चूंकि पीड़ा उनकी थी उस समय, चाहे स्वर्गीय मानधाता सिंह जी रहे हो, चाहे आर्यन ठाकुर जी रहे हो, चाहे स्वर्गीय ओम प्रकाश शर्मा जी ही क्यों न रहे हो, या जो भी रहे हो, उस समय हमारे अगुआ थे, सबकी उस समय पीड़ा थी कि उनको भी मैनेजर उसी तरीके से वेतन देता था। पेंशन के लिए जो उस समय रिटायर हो गए थे उनको भी बाबू के पास आना पड़ता था, क्योंकि पीड़ा उनकी थी। इसलिए उन्होंने संघर्ष किया और पेंशन ट्रेजरी से लागू कराया, वेतन वितरण अधिनियम लागू हुआ। आज क्यों नहीं संघर्ष हो पा रहा है? 2005 में उन्हीं के रहते पेंशन चली गई, 2013 में सामूहिक बीमा चला गया, और 2000 कोरोना आया तो 2021 में तरह तरह के भत्ते मिलते थे, परिवार नियोजन भत्ता से लगाकर दुनिया भर के भत्ते मिलते थे, वो सब खत्म हो गए। आखिर क्यों नहीं संघर्ष हुआ? तो मित्रों, इन सब का मूल कारण एक ही है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि उस समय उनकी पीड़ा थी, उन्होंने अपने लिए संघर्ष जीते, संघर्ष में ईमानदारी से लड़ाई लड़ी, जीते। 2005 में उनको पेंशन चाहिए नहीं थी, 13 में सामूहिक बीमा खत्म हो गया, उनका खत्म नहीं हुआ। परिवार नियोजन भत्ता खत्म हो गया, उनका खत्म नहीं हुआ। सेवा सुरक्षा भी, चयन बोर्ड खत्म हो गया, सेवा सुरक्षा खत्म हो गई, उनका तो नहीं खत्म हुआ। खत्म किसका हुआ? हमारा, आपको हुआ। तो जिम्मेदारी किसकी है? हमारी, आपकी है जिम्मेदारी। संघर्ष हमें आपको करना पड़ेगा, कोई दूसरा संघर्ष करने के लिए नहीं आए। ये बात अच्छे से समझ लीजिए। जो आज हमको मिल रहा है, जो उपलब्धियां हैं, उन्हीं महापुरुषों की देन है। क्योंकि वो महापुरुष भी इसलिए संघर्ष किए कि उनकी पीड़ा थी, अपनी पीड़ा को खत्म करने के लिए वो संघर्ष किया। आज हमारी आपकी पीड़ा है, यही मैं बताने आया हूँ कि आज हमारी आपकी पीड़ा है, तो नेतृत्व करता हम ही आपको बनना पड़ेगा, कारक लोगों को बनना पड़ेगा। कोई रिटायर्ड व्यक्ति हमारी आपकी पीड़ा को खत्म नहीं कर सकता है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। इसका जीता जागता उदाहरण पुरानी पेंशन का आंदोलन है। सारे संगठन, जितने संगठनों को आप जानते हैं, सारे संगठन थे। 5 में 1 जून 2005 को मैं भी नौकरी ज्वाइन किया। इन्हीं संगठनों में, जिन संगठनों को आप जानते हैं, उन्हीं संगठनों में मैं भी रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। लेकिन अलग इसलिए हुआ जब धीरे धीरे हमको लगा कि ये तो पुरानी पेंशन के मुद्दे पर कोई बात हो ही नहीं रही है। दूसरे विभागों में राजकीय में पता करते थे तो कहते थे हमारे यहाँ तो कटौती हो रही है। यहाँ संजय कुशवाहा भी ऐसे भी रहे हैं, वो भी अपनी उसी लगभग बैठ के हैं। जब संजय कुशवाहा जी कहते थे आप तो आज कटौती नहीं हो रही, जो यहाँ सोचिए दिया होते उस समय तो हमको लगा कि बताइए दूसरे भी नहीं हो रहा। 5 से लेकर 2016 तक, मई 2016 तक 1 जून को हमने ज्वाइन किया और मई 2016 से कटौती शुरू हुई। अप्रैल 2016 तक किसी भी अध्यापक की माध्यमिक शिक्षा में एडेड विद्यालय में कोई कटौती नहीं। संगठन सब थे,
सारे संगठन थे। कटौती इसलिए नहीं हुई कि पीड़ा उनकी नहीं थी, उनको नहीं कटना था, इसलिए उन्होंने संघर्ष नहीं किया। अभी आपके बगल में है खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज है, चले जाइएगा। है मैं उनका नाम तो एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगा। जब वो रिटायर हुई तो अभी इधर फ़ोन आया था कि सर कितना 2000 कुछ रुपए हमको पेंशन मिलती है। शायद उनकी कटौती 2005 से हुई होती, हम लोग तो बदल नहीं पाए कि ओपीएफ में ले आते उनको, लेकिन शायद 2005 से कटौती हुई होती, जो 2016 से हुई तो कुछ पैसा और इकट्ठा हो गया होता, सरकार का भी अंशदान कुछ इकट्ठा हो गया होता, तो शायद उनको 2200 के स्थान पर 8-10 हज़ार पेंशन मिलती। लेकिन कटौती नहीं हुई, तो कटौती क्यों नहीं हुई भाई ना? सब संगठन थे ना जिनको आप लोग जानते। मैं यहाँ क्योंकि आदरणीय प्रधानाचार्य जी भी एक संगठन से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ जो बातें हैं मूल बात यही है कि पीड़ा आपकी है तो संघर्ष आपको करना पड़ेगा। क्योंकि मैं उदाहरण, मैं 5 दिन आमरण अनशन किया, तब हमको पुरानी पेंशन, मैं फख्र के साथ कहता हूँ कि मैं पुरानी पेंशन से आच्छादित हुआ विज्ञापन के आधार पर, तो मैं अपने लिए संघर्ष किया, किसी दूसरे के लिए संघर्ष नहीं किया। पेंशन का आंदोलन किया, पेंशन अटेवा बनाया तो अपने लिए बनाया, लेकिन उससे सारे लोगों को फायदा हो। मैं कहता हूँ उसका जीता जागता उदाहरण हूँ। तो आपको भी संघर्ष अपने लिए करना पड़ेगा, यहाँ से निकलना पड़ेगा। अगर नहीं निकलेंगे तो इन सेवानिवृत्त लोगों के भरोसे आपकी कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती है। मान ठीक है, हमको उनको सम्मान देना, हमें नहीं कह रहे हैं कि उनको दूर कर दीजिए, सम्मान देना है बिल्कुल। वो आए हमारे संरक्षक बने, गार्जियन बने, अगुआ बने, लेकिन नेतृत्व करता हमारा जो कार्यरत कैंपस में है वही होना चाहिए। ये मूल बात है हमारी, इसको आप लोग समझ लीजिए। इसी भावना से आपके बीच में आया हुआ। हमारे 3 सर जब से एकजुट का गठन हुआ, चूँकि लोगों ने कहा कि एकजुट तो गठन कर लिए, जो है उसके भी पीछे कारण है। चूँकि हम लोगों ने देखा, भी बताया कि संगठन सारे थे, कटौती 16 में शुरू हुई, तब क्यों नहीं कटौती करवाए? कोई जवाब दे हमको, आके मेरे सामने बात करें कि आखिर सब संगठन थे तो सब नहीं थे, क्यों कटौती नहीं हुई? इसका जवाब कोई दे हमको, जो है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि एकजुट क्यों बना? एकजुट इसलिए बना कि जब लोगों को लगा कि नहीं, जैसे पेंशन का आंदोलन बुलंदी पर है, कोई हम लोग इतने बड़े नेता नहीं थे, दिल्ली के रामलीला मैदान भर देते इतना बड़ा हो गया। हमारा इतना नेम फेम नहीं है, कोई हम विधायक नहीं थे कि हमारे आवाम पर पूरे देश के लोग चले आए। जब उन लोगों ने चेता कि नहीं यार, तो हमारी लड़ाई है और लड़ने वाले हमारे नेतृत्व करता लोग हैं, उनको समझ में आए तो गए अपना रामलीला मैदान में। जो इसी तरीके से आप भी समझ जाइए, नेतृत्व करता जब आपका कार्यरत हो जाए तो वहाँ जुड़िए आप लोग। बस यही निवेदन करने आया हूँ। स्थापना काल के समय हमारे 3 मुद्दे थे। एक था सिटीजन चार्टर लागू कराना, जो कि किसी संगठन के बैनर में, चूँकि संगठनों से मैं भी जुड़ा था हर संगठन में। अगर किसी संगठन के पम्पलेट में कभी दिखा दीजिएगा सिटीजन चार्टर कभी होगा किसी भी संगठन के बैनर पर, तो आप हमको दे दीजिएगा, फिर मैं दोबारा नहीं आऊँगा। ये दावे के साथ कह जा रहा हूँ, क्योंकि सिटीजन चार्टर बड़ा मुद्दा है। जैसे सूचना का अधिकार हमको हथियार सरकार ने दिया, तो आज उसका उपयोग हो रहा है। उपयोग दुरुपयोग अलग बात है, लेकिन निश्चित रूप से एक बड़ा हथियार हमको मिला। आज आपको सिटीजन चार्टर एकजुट का पहला मुद्दा था, लड़ झगड़ के किसी तरीके से आदेश कार्यालय से निकला है और चले जाइएगा डीआईओ ऑफिस के कार्यालय में, बाहर लगा भी है, लेकिन हमारी विफलता ये है। मैं सफलता भी बता रहा हूँ, विफलता भी बता रहा हूँ। मेरी विफलता ये है कि आज उसका सही से क्रियान्वयन नहीं हो, सिटीजन चार्टर का क्रियान्वयन नहीं हो रहा। अगर जिस दिन क्रियान्वयन हो जाए सिटीजन चार्टर का, उसमें लिखा गया है कि आपकी फाइल यहाँ से चलेगी कि कितने दिन में वहाँ हो जाए। कौन सी फाइल, चयन वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान, एरियर, प्रमोशन, जो भी फाइल है, सबकी समय सीमा तय है। आपके पास आज रिसीविंग हो तो आपके पास लड़ने का एक आधार हथियार मिल गया है, रिसीविंग लेके जाइए तो टंगवाए हो आप यहाँ कार्यालय में। तो हमारा 2 महीने हो गया, आखिर क्यों नहीं हमारा काम हुआ? क्यों इस सिटीजन चार्टर को टंगवाए हो? बस चल 2 मिनट में सब, क्योंकि हम समझ रहे हैं दरअसल क्लास चल रही है ना, क्लास के बीच में क्लास को रोक करके जो है कराया जाए, ठीक, उसका भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ध्यान देंगे। सिटीजन चार्टर हो गया, इसी को लेकर 30 तारीख को धरना है मुख्य, यहाँ पर जो लोकल स्तर पे धरना है, बाकी तो प्रदेश के
जो ज्ञापन है वो तो दिए जाएंगे, लेकिन लोकल स्तर पर जो धरना है वो 30 तारीख को सिटीजन चार्टर के लिए मुख्य रूप से है, दूसरे एनपीएस के अपडेशन के लिए जो है जो लोकल स्तर पे है यहाँ पर, उनके लिए आपको अपनी ताकत दिखाना पड़ेगा। एक प्लेटफार्म पे आ रहे हैं, सिटीजन चार्टर हो गया। दूसरा, क्योंकि समय कम है, राजकीयकरण की बात हमने कहा कि हमारा मुद्दा राजकीयकरण का है। हम चाहते हैं कि विद्यालयों का राजकीयकरण हो जाए, और राजकीयकरण हो सकता है, ऐसा नहीं है। अभी एक अधिकारी ने कहा आप लोग जिसकी मांग करते नहीं हो, कहीं उठता नहीं, हम कहीं बिल्कुल उठता है। जब से एकजुट का गठन हुआ, राजकीयकरण की मांग कर रहा है, सही बात है, क्योंकि उनकी भी मानसिकता अधिकारियों की वही है, करे वो बड़े बड़े संगठन वाले नहीं उठाते हैं, इसलिए वो सुनते भी नहीं, वो जानते भी नहीं, खाए भी मुद्दा उठ रहा है जो है। लेकिन जब आप लोग ताकत दिखाएंगे तो उनकी कान में आवाज़ जाएगी कि नहीं, राजकीयकरण का मुद्दा भी उठ रहा है। जो राजकीयकरण हो जाए तो निश्चित रूप से जो है, आज सबके पंपलेट में है राजकीयकरण, जब से एकजुट ने उठाया, हो जाए तो निश्चित रूप से जो है हमको आपको बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आज हम यहाँ मांग कर रहे हैं कि प्रवक्ता प्रिंसिपल का लिखित परीक्षा के आधार पर हो, ट्रांसफ़र ऑनलाइन हो, या अभी कैशलेस चिकित्सा की बात आई जो है। आज राजकीयकरण में जितना हम जानते हैं, राजकीय में जो है कैशलेस चिकित्सा में आपको जो है 5 लाख का जो है, जैसे आयुष्मान कार्ड है गांव में मिलता है, वही कैशलेस चिकित्सा है। आपको एक कार्ड दे दिया जाएगा, 4 हॉस्पिटल बता देंगे कि वहीं जाके इलाज कराइए, मरना हो मरिए, जीना हो जीजिए। आपको हार्ट की समस्या है, पता चला उस हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर है या नहीं है जो संबद्ध है उनसे जो है, और उसके बाद क्या करेंगे आप? मजबूरी में आपको प्राइवेट में इलाज कराना पड़ेगा, या फिर जाके मरिए वक्त। लेकिन राजकीय में ऐसा नहीं है। राजकीय में हमारी समझ से सर भी जानते होंगे, जितना जानकारी है, कि वहाँ पर किसी भी हॉस्पिटल में इलाज कराइए और उसकी पर्ची लगाइए, उसका पैसा मिलता है। ऐसा मैं जानता हूँ, हो सकता है मेरी जानकारी अधूरी भी हो, आप लोग भी अपडेट हो लीजिएगा। तो ये सब राजकीयकरण हो जाए तो इन सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सिटीजन चार्टर लागू हो जाए तो आपको नेताओं की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी फाइलें समय से होंगी। और तीसरा मुद्दा, बड़ा मुद्दा है, सर भी है, आपके सामने भी कह रहा हूँ, मैं तो सबसे कहता हूँ, प्रांतीय महामंत्री जी लालमणि जी हैं, हमारे बड़े भाई हैं जो है, हमारा उनका घर आना जाना भी, मैं उनसे भी कहता हूँ। जब एक संगठन हुआ था तब भी कहा था सर कोई पद ले लीजिए, संगठन एक करिए, जो पद आपको लेना वो ले लीजिए। आप भी कह सकता हूँ दावे के साथ, 10 लोगों के सामने, जो एक व्यक्ति के सामने बात हुई, 50 लोगों के सामने कह सकता हूँ। हमने कहा कि एकजुट को कोई लालच नहीं, आप एक पद लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, जो भी बनना हो बनिए, लेकिन संगठन को एक करिए, तभी शिक्षकों का भला होने वाला है, ऐसे भला नहीं होने वाला। ये संगठन के एकीकरण की बात है। आज भी कह रहा हूँ, सब लोग चले मिलके, अगर ऐसे न हो पा रहे हो तो सब लोग चले डायरेक्टर के यहाँ एक प्रस्ताव प्रस्तुत करें। सारे लोग जो है कहें डायरेक्टर से, डायरेक्टर साहब आपने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का मान्यता दिया है, कोई शर्मा वर्मा ठकुराई पांडे एकजुट या SC/ST की मान्यता आपने नहीं दिया है। अगर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की मान्यता दिया है तो आप चुनाव कराइए, डेट घोषित करिए, हमारा शिक्षक तैयार है, सारे संगठन के लोग लड़ेंगे, जिसको हमारा शिक्षक साथी चुन ले वही हमारा प्रदेश अध्यक्ष, वही हमारा नेता, वही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, बाकी सब खत्म। तो कम से कम आज सर कह रहे हैं कि आए हैं, अभी दूसरा कोई आ जाएगा, ये डर बना रहता है, क्योंकि हम भी प्रिंसिपल हैं जो है। तीसरा आ गया, बच्चों को नुकसान होता है जो है, तो कम से कम एक ही लोग आएंगे साल भर में जो अधिकारियों को भी फायदा होगा। आप बताइए, हम तो चाहते हैं ईमानदारी से, अगर शिक्षक का हित कोई चाहता है तो इसको करना पड़ेगा। जिस दिन एक हो जाएगा संगठन, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की जो गौरव गाथा धरने में गाई जाती है कि आप लोग जानते नहीं है इतिहास जो है, तो निश्चित रूप से वो इतिहास उस दिन सार्थक हो जाएगा जब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के नाम से हम जाने जाएंगे। बस यही आपसे निवेदन करने आया हूँ। बाकी 30 तारीख को धरना है, आप सब लोगों से निवेदन करने आया हूँ कि अपनी ताकत को दिखाइए। ताकत नहीं दिखाएंगे, घर बैठ जाएंगे, 1:30 बजे के बाद छुट्टी हो जाएगी, घर चले जाएंगे, तो उससे काम नहीं चलेगा। क्लास में जो है ठीक है, बैठ दिया जाएगा। जो अध्यापक माननीय विजयराज यादव सर के संरक्षण में पिछले वर्ष ही यहाँ पर एकजुट की कार्यकारी का गठन किया गया था, और उस कार्यकारी में माननीय रामकृष्ण पटेल सर को इकाई मंत्री के रूप में सर ने आशीर्वाद दिया था। क्योंकि संगठन के पदाधिकारी लोग भी आए हैं, तो हमारा ये अनुरोध है कि माननीय प्रधानाचार्य महोदय के द्वारा और संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा सरकारी माल्यार्पण आइए स्वागत है आपका, बहुत बहुत बधाई। अशोक सर आइए इधर ही आ जाइए। फाइंड अप सर।
अरे काय पहले हमारी बात सर का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। नहीं कोई बात नहीं कल संगठन आइए और क्या है अम्बेडकर सर अरे हमको ना पहनाइए लीजिए और किसको क्या है क्या मंत्री का अरे जाने दीजिए हमको सर एक प्रिंसिपल सर को आप आजादी को गाना चाहते हैं तो हम जो है ठीक है बड़े बड़े भाई हमारी यही शुभकामनाएं पटेल जी के नेतृत्व में शिक्षकों के जो मुद्दे हैं यहाँ से उठते रहे, बस इसी जो मनोकामना के साथ आज की संगोष्ठी को सर समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ। सभी लोग